चरक जी जी, ठीक 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 है ठीक। तो स्टार्ट करें। यस, शुरू। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सबका हमारे बीच में। जैसे कि डॉक्टर तोमर ने अभी जिक्र किया, पूरे विश्व से आज हमारे एमिनेंट स्पीकर्स जुड़े हैं। मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा आप सबका स्वागत करता हूं इस चरक जयंती समारोह में। विश्व आयुर्वेद मिशन, आरोग्य भारती, आयुष दर्पण और इंडियन वैद्या मिलकर इस चरक जयंती का आज सबके बीच में एक समारोह, एक उत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में एक से एक एक्सपर्ट्स, एक से एक स्पीकर्स, एक से एक लीजेंड है आयुर्वेदा के। डॉक्टर तोमर से आग्रह है कि समय को ध्यान में रखते हुए मंगलाचरण सर स्टार्ट करें। धन्यवाद। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम आविर्बभूव कलशं तद्धर्णवाद्य पीयूषपूर्णमृतकृतेश्वराणां युक्तार्जीन जनता जनित प्रशंसो धर्मन्तरीय स भगवान् भविकाय भूयात्। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमां अश्वदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। परंपरा के अनुसार आज महर्षि चरक की जयंती पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और चरक वंदना महर्षि चरक के संहिता पर उनके अवदान को ध्यान में रखते हुए चंद पंक्तियां इस मेरी कलम से मैंने कुछ लिखी हैं। उन पंक्तियों को धन्वंतरी चरक वंदना के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जरा ध्यान से आप लोग उसको सुनेंगे और चरक का इस जयंती का आनंद लेंगे। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। योग से की चित शुद्धि व्याकरण वाणी सजी, वैद्य विद्या से हरि पीड़ा महायाक्रांत की। हेतु लिंगौषध ज्ञानम के बतावनहार हो, रुग्ण की दश विधि परीक्षा के परम आधार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। लोक पुरुष साम्य की परिकल्पना तुमने गढ़ी, बात कफ और पित्त की संकल्पना तुमसे पढ़ी। तुम प्रमाणों में शिरोमणि युक्ति के दातार हो, हे चरकाधिपति पतंजलि वैद्य के अवतार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। प्रकृति की अवधारणा चीनोमकार आधार है, बीज दो सजा दिया ही जैनिक व्यापार है। आप शाश्वत शास्त्र के ऋषिवर के सत्य हो, वैद्य विद्या के प्रणेता तुम परम स्तुत्य हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। पंचभूतों को दिया नव रूप तीनों दोष में, भौतिकी की छटा प्रस्तुत जीवनी के रूप में। आहारमय आचार औषध के बता वनहार हो, चिकित्सा की पूर्णता के देव तुम आधार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। जो यहाँ है वो कहीं अन्यत्र भी संभव लिखा था,
जो नहीं है यहाँ वो कथम पे कहीं संभव नहीं था। तुम चिकित्सा शास्त्र के हो जनक परम प्रकाश हो, वैद्य विद्या के प्रवर्तक पूज्य ऋषिवर आप हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। थोड़ा सा फॉलो करो। डॉक्टर पीयूष तो अभी हमारे अतिथियों का स्वागत की परंपरा में स्वागत होगा। उसमें मैं एक सामान्य रूप से मैं विश्व आयुर्वेद मिशन, आरोग्य भारती, आयुष दर्पण और इंडियन वैद्यास के सामूहिक प्रयास से ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव प्लीज म्यूट कर दीजिए, पहले थोड़ा म्यूट कर दीजिए, कुछ आवाज आ रही श्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ में हमारे रामकृष्ण साहा जी यूएसए शिकागो से जुड़े हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बारे में अभी स्वागत अभिनंदन होगा। साथ में डॉक्टर बाला प्रसाद जी ह्यूमन राइट से, आप भी यूएसए से जुड़े हुए हैं। और हमारे प्रोफेसर अनूप ठाकर साहब जो कि गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और साथ में प्रोफेसर उमाशंकर निगम साहब जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर वाई के शर्मा हिमाचल प्रदेश से संभवतः अब हमारे साथ जुड़ गए होंगे या अभी जुड़ने वाले होंगे। वाई के शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में पपरोला में पूर्व प्राचार्य हैं, डीन रहे हैं, और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं। और साथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर हमारी मूर्ति जी जुड़े हुए हैं। अंजना सक्सेना जी बनारस राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। अवनीश पांडे जी जुड़े हुए हैं। जुनेजा जी हमारे साथ हैं। और जोशी जी का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं इनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो जल्दी ही ठीक हों। और इसी के साथ साथ में मैं आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर जुनेजा को आमंत्रित करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम संपादित करें। डॉक्टर जुनेजा। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज अतिथियों का स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य जी, सर म्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। राइट, प्लीज सर। हो गया। नमस्कार, मैं आज इस महर्षि चरक जयंती समारोह के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद मिशन, आरोग्य भारती, इंडियन वैद्यास और आयुष दर्पण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में आज हमारे बीच में शिकागो अमेरिका से डॉक्टर रामकृष्ण साहा जी, डॉक्टर बाला प्रसाद जी शिकागो से, और हमारे बीच में डॉक्टर अनूप ठक्कर जी वाइस चांसलर जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर जीएस तोमर साहब जो हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर यूएस निगम साहब आप नापार के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वाई के शर्मा जी पपरोला से जो हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी जो सेक्रेटरी जनरल है आरोग्य भारती के, डॉक्टर आर.एन. मूर्ति जी बीएचयू से हैं आप, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी और डॉक्टर अंजना सक्सेना जी, आप हमारे मध्य जो विद्वान उपस्थित हैं, और विशेषकर पूरे विश्व से आज हमारे साथ सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इस आयोजन को कर रहे हैं, मैं उन सभी महानुभावों का, विद्वानों का इस अवसर पर विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हमारे आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक
की जयंती पर के अवसर पर हो रहा है। हमें बड़ा विशेष आनंद है इस अवसर को, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और पूरे विश्व को जो उनकी आयुर्वेद के लिए देन है, स्वास्थ्य के लिए देन है, उससे ये सारा संसार जो कई ऐसी बीमारियों से पीड़ित है, आज भी हम कोरोना से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर हम पूरे विश्व को ठीक कर सकते हैं। और हमारे लिए आज विशेष आयुर्वेद के लिए अवसर है कि इन विद्वानों की बातों को सुनकर वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य संवर्धन द्वारा सारे विश्व को एक तरह से उसका उपयोग करने की सलाह देंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी विद्वानों का, विशेषकर शिकागो से आए हुए हमारे रामकृष्ण साहा जी का, सभी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि डॉक्टर तोमर ने बताया कि वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारे बीच में डॉक्टर जोशी, हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर डॉक्टर नवीन जोशी स्वास्थ्य की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो चरक परिचय का थोड़ा सा उल्लेख अभी करना चाहेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं और आप सब आयुर्वेदा के लीजेंड्स हैं, आयुर्वेदा के गुरु हैं, तो आप सबके सामने अगर मैं चरक परिचय रखूं या चरक परिचय के बारे में बात करूं तो ऐसा होगा कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये उल्लेख आप सबकी नॉलेज के लिए करना चाहूँगा, एंड ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके सामने और हमारे ऑडियंस की जो सुनने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में एक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है और जिनको ये कंसिडर किया जाता है कि अगर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन है तो वो थोड़ी सी ऑथेंटिक है और उसको पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब उसको रेफर कर सकता है। और अभी अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो ड्यू टू दिस इम्पैक्ट ऑफ कोविड एज वेल, आयुर्वेदा को भी ग्लोबली एक्सेप्ट करना शुरू किया गया है और काफी कंट्रीज में इसको काफी सीरियसली कंसिडर किया जाता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ उल्लेख मिला। एक जो वेबसाइट आई थिंक आप सभी जानते हैं, विकीपीडिया, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है। उन्होंने भी, आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने भी चरक को रिकॉग्नाइज किया है और चरक के बारे में उनके एग्जिस्टेंस के बारे में सारा विस्तार से उसमें उल्लेख किया गया है। और चरक परिचय को थोड़ा सा हम अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आज समझें, क्योंकि अदरवाइज हम सब चरक के बारे में जानते हैं, तो 100 BC के दौरान का काल उसके अंदर उल्लेख है। एंड चरक, जैसा कि बताया गया है और सब जानते हैं कि चलना, यानी कि वो हमेशा देश दुनिया में घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे और उन्होंने काफ़ी सारी औषधियों का और काफ़ी सारे डिजीजेस के एस्पेक्ट में उसका एक तरह से अपना पूरा रिसर्च किया। तो उसी के नाम को पर्याय रखते हुए वॉन्डरिंग फिजिशियन की उनको उपाधि विकिपीडिया के थ्रू दी गई है। एंड इसमें क्लियर मेंशन है कि तक्षशिला और रावी और चनाब का जो एरिया है वहाँ पे उनका मेन आवास रहा और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, अगर हम आयुर्वेद की बात करें। और ये भी क्लियरली मेंशन है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द, आई कैन से कि सबसे पुराने फिजिशियन या मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तो माना जाता है। तो उनको फादर ऑफ मेडिसिन आई थिंक कहना गलत नहीं होगा। एंड मेडिसिन की शुरुआत ही चरक से हुई। और भी इसके अंदर उल्लेख आते हैं कि अगर हम फिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और खैर मेडिसिन तो सबको पता ही है, उसके साथ साथ इन सब एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड एनाटॉमी की बात करें तो ये भी सब रिकॉग्नाइज किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चरक में ही इसके बारे में मेंशन किया गया और वहीं से आगे डिटेल में बाकी संहिताओं और बाकी उसका उल्लेख हुआ। तो आई थिंक ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया है। सबको पता है सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, ये 8 स्थान हैं चरक संहिता के। एंड इसको आगे पुनर्वसु आत्रेय जी ने और अलग अलग हमें टीकाएं मिलती हैं, जिसमें अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पाराशर, हरित और शार्पाणी जो शिष्य रहे। अग्निवेश संहिता आगे चल के चरक संहिता में एक तरह से कन्वर्ट हुई और बाकी के जो एस्पेक्ट्स थे उनको दृढ़बल ने पूरा किया। तो आई थिंक ये सब लोग, हम सारे आयुर्वेदा के गुरु हैं हमारे सामने आज, तो आई थिंक ये सब लोग आप जानते हैं। एंड थोड़ा सा अगर इसके बारे में और डिटेल में, करीब 120 चैप्टर जिसमें 12,000 से ज़्यादा सूत्र हैं,
और 200 से ज़्यादा मेडिसिन या कल्प के बारे में लाभ मिलता है। एंड चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, हम सब अगर, जैसे मैं अपने आप को अगर उल्लेख करूँ कि एक फिजिशियन है या मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो चरक संहिता के बारे में समझते हैं, चरक संहिता के बारे में जानते हैं। जस्ट ए सेकंड, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आईडीज को म्यूट पे रखें, हमारे साथ रिस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं। तो मैं कह रहा था कि चरक संहिता को जब भी हम रेफर करते हैं तो उसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक समुद्र, एक सागर, एक अथाह ज्ञान का भंडार है। एंड जब भी हम चरक संहिता को किसी भी रेफरेंस के लिए रेफर करते हैं तो वहाँ से हमें एक नया ज्ञान सीखने को मिलता है। इस विस्तार के साथ इस पूरे शास्त्र को दिया गया है। मैं काफ़ी सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स या दूसरे पैथीज के डॉक्टर से भी हम चर्चा करते हैं विभिन्न वेबिनार्स में या विभिन्न पहले सेमिनार्स की अगर हम बात करें। काफ़ी सारे चैम्बर्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है दूसरी पैथीज के भी कि एज ए फादर ऑफ मेडिसिन चरक को सुशोभित किया जाता है। जैसे फादर ऑफ सर्जरी, आप कितने ऑपरेशन थिएटर्स में जाएंगे तो सुश्रुत की आपको प्रतिमा या चित्र या मूर्ति मिलेगी। ऐसी मेडिसिन में, मेडिकल ओपीडीज में मैंने कई जगह देखा है नेशनल और इंटरनेशनल भी की चरक को वहाँ पर प्लेस किया गया है। सो दैट मीन्स ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को दर्शाती है कि मेडिसिन की अगर हम बात करें, मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो वो चरक से ही स्टार्ट हुई। एंड आज का एक बड़ा ही शुभ दिवस है जो चरक जयंती के रूप में। एंड थैंक्स टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ऑल द सीनियर्स, ऑल द लीजेंड्स हियर कि हम सब लोग इसको इकट्ठे होकर मना रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आगे अगेन डॉक्टर GS तोमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विषय परिवर्तन से इस सेशन को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं 2 मिनट, जैसा कि सबका परिचय दिया जा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ स्पीकर्स को जानता हूँ एंड कुछ स्पीकर्स को डॉक्टर तोमर ऑलरेडी अनाउंस कर उनके बारे में बात कर चुके हैं। मैं डॉक्टर तोमर अपने बारे में बात नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट इसके बारे में भी जिक्र करूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर तोमर से आई थिंक एक इवेंट में ही मिला था, अभी तक साक्षात सर से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मे बी थोड़ा सा सिचुएशंस और बेटर होंगी तो डेफिनेटली मिलेंगे। बट सर के बारे में एक अच्छी मेरे को क्वालिटी ये मिली, मैंने जितना सर को जाना तो सर का काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड सबसे बढ़िया जो उनकी क्वालिटी है कि जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का जो एक समागम कह सकते हैं, जो एक सिंक्रोनाइजेशन, जो एक डुअल एस्पेक्ट कह सकते हैं, वो काफ़ी कम आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स में मिलता है। सो वो सर के अंदर एक क्वालिटी है कि उन्होंने जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकली ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया है। मेरे कुछ नोन हैं जो उस एरिया में हैं और मुझको बाद में उनसे ये आइडिया लगा कि सर अपने आप में काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इनकी फैन फॉलोइंग है एज ए क्लिनिशियन, अगर हम सर के निवास स्थान की बात करें। सो एज ए क्लिनिशियन, एज ए प्रैक्टिशनर, एज वेल एज एन एकेडमिशियन, एज ए फैकल्टी, सर एक्स प्रिंसिपल रहे हैं आयुर्वेदा कॉलेज के। सो दोनों ही एस्पेक्ट्स में सर का एक कॉम्बिनेशन। और थर्ड एस्पेक्ट जो सबसे बढ़िया है, सर इज़ वेरी ओपन एंड वेरी डाउन टू अर्थ टू शेयर ऑल द थिंग्स। मतलब कुछ भी उनसे पूछें, कुछ भी बात करें, कोई भी फॉर्मूले पे बात करें, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा कि उसमें कोई रेजिस्टेंस है, उसमें कोई ऐसा सर की तरफ से आया हो कि वो शेयर नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। हमेशा सर ने आगे बढ़ के एक्स्ट्रा टाइम दिया हर सेशन में, क्वेरीज को सॉल्व किया। So thank you so much, Dr. Tomar, for giving your blessings to us regularly, and we are very much lucky and pleased to have you. And आप जैसे अगर गुरुओं की हमें छत्र छाया मिलती रहेगी तो डेफिनेटली नई जनरेशन आयुर्वेद को आगे सपोर्ट करेगी सोसाइटी में। एंड सर प्लीज आप अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। एक बार पुनः चरक जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी जो लर्नेड डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों के नहीं, विशेष रूप से हमारे साथ जो फेसबुक पर और अन्य वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, उनके संदर्भ में मैं विषय का प्रवर्तन करने का उद्देश्य है कि आज जो कार्यक्रम बुलाया गया है वो चरक का अवदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक इन रेस्पेक्टिव फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जयंती मनाने के साथ साथ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत कॉमन श्लोक है कि निदाने माधव श्रेष्ठा सूत्र स्थाने तो बाघभटा शारीरे सुस्त प्रोतक चरकष्ट चिकित्सते। चिकित्सा का जनक, चिकित्सा के क्षेत्र में स्पेशल क्रेडिट गोज टू आचार्य चरक, who has highlighted the principles of the treatment,
and treatment of the different diseases in such a scientific manner, that is unparalleled. दूसरी बात, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब आप विचार करते हैं तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तु प्रवरम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। एक ही व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने चित्त की शुद्धि के लिए पातंजलि योग सूत्र, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद और वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य की संरचना की। उस दृष्टिकोण से, पतंजलि के दृष्टिकोण से, नाग पंचमी के दिन आपकी जयंती मनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोग इस जयंती को मनाने का आज आप साथ इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि चरक का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों में से अग्निवेश तंत्र बना। उस अग्निवेश तंत्र को इस तरह से उन्होंने संस्कार किया कि आज वो चरक संहिता के रूप में विख्यात है और सभी लोग चरक संहिता के रूप में उसको जान रहे हैं। इट डेफिनेटली इंडिकेट्स और रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चरक इन द फील्ड ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेटाइज। हम केवल, मैंने 10 बिंदु आपके सामने रख रहा हूं कि जो कंट्रीब्यूशन चरक का है वो बेसिकली नंबर 1, एडवांसमेंट्स ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक पीरियड में जो कॉन्सेप्ट थे उनको और रिफाइन किया और उनको और एडवांस किया। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखी कि फिजिकल जो आपका लॉस थे उनको बायोलॉजिकल फील्ड में उतारा। पुरुषो अयम लोक सम्मितम यावन्तः पुरुषः तावन्तो लोको, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन कम एनवायरनमेंट इज द बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द चरक। दूसरी बात, एक बहुत आश्चर्य होता है इस व्यक्ति के बारे में जब चर्चा हम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि इनके क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे और क्या इनका लेबोरेटरी था। जिस तरह के ज्ञान का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि एंटायर नेचर वाज देयर लेबोरेटरी एंड देयर डिवाइन विजन वाज देयर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके आधार पर उन्होंने प्रतिपादन किया। तो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, पंच महाभूतों को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ला करके फिजियोलॉजी में ढाल करके उन्होंने जो कार्य किया, दैट इज दी अनपैरेलल्ड और वंडरफुल अप्रोच। दूसरी बात आती है रेशनल एटीट्यूड। बड़ा वैज्ञानिक और तार्किक उनका दृष्टिकोण था। आप जानते हैं पहले जो है चिकित्सा में अंधविश्वास जुड़ा हुआ था और आयुर्वेद में भी, वैदिक वाङ्मय में जब आप देखिए तो दैव विपाश्रय चिकित्सा का बोलबाला था। वहां पर दैव विपाश्रय चिकित्सा के साथ युक्ति विपाश्रय चिकित्सा को जोड़ना और उसको प्रयोग में लाना एक बहुत बड़ा रैशनल एंड लॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चरक इन द फील्ड ऑफ द युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, आहार, औषध और आचार। तो ये दृष्टिकोण मालूम पड़ता है कि इनका बहुत ही रैशनल एटीट्यूड था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वाज ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड, जैसे डॉक्टर पीयूष जुनेजा, डॉक्टर नवीन जोशी, रामकृष्ण साहा, डॉक्टर हमारे निगम साहब और सारे लोग, हमारे आरोग्य भारती के हमारे अशोक वाष्णे जी, अवनीश पांडे, सारे लोग सेमिनार्स और वेबिनार्स में जुड़े हैं। बहुत निंदा सुनने को मिल रहा है हम लोगों को कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं, केवल सेमिनार्स करते हैं। आचार्य चरक was the person who has already arranged different seminars and symposia to establish a particular fact. Open discussion on the platform. सिंपोजिया और सेमिनार्स का ऑर्गेनाइज करने का पहला काम है, जिससे क्या होता है, टू डेवलप द ब्रॉडर साइंटिफिक आउटलुक। हर व्यक्ति के बातों को सुनने के बाद अगर निर्णय नहीं हुआ तो हर व्यक्ति के मतों को उसके अनुसार रखना, ये बहुत बड़ा आउटलुक चरक का था। नेक्स्ट है आपका साइकोसोमेटिक अप्रोच। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो आपके सामने कुछ लिमिटेड व्याधियों के बारे में कहता है कि साइकोसोमेटिक इन द नेचर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। आज चरक का अप्रोच प्रारंभ से ही है कि आगंतु रन्वेत निजम विकारम निजम तथागंतुरपि प्रवर्धा। इनिशियल अप्रोच था चरक का कि साइकोसोमेटिक अप्रोच इज देयर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट चरक का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, दैट इज वंडरफुल, जिसके बारे में आज संपूर्ण विश्व इसकी तरफ देखता है। आज मॉडर्न विज्ञान भी, मॉडर्न साइंस भी कहना शुरू कर दिया जीनोम थ्योरी। चरक का मानना था कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द सेम एंगल। योग मासाम तो यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम गीच सगे हो विश्वोत्तमा। ये चरक का अप्रोच था और इसलिए उन्होंने प्रकृति पर जोड़ दिया, प्रकृति निर्धारण करने पर जोड़ दिया, इसलिए 10वीं परीक्षा का प्रमाण दिया।
तो ये चरक का कंट्रीब्यूशन है कि ही बिलीव्स इन द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच व्हाइल यू आर ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंशन ऑफ डिसिप्लिन। आप देखेंगे प्रारंभ में हमारे औषधि सूक्त में, हमारे वेद में, ऋग्वेद में त्रिसूत्र आयुर्वेद की कल्पना है। त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु लिंगो शतक ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम। तो हेतु लिंग और औषध को, हेतु और लिंग को उन्होंने मिला करके 5 भागों में बांट दिया। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण रूप से स्थिता संप्राप्तिश्चेद विज्ञानम रोगाणम पंचदा स्मृतम। पंच निदान का रूप दे दिया और साथ ही साथ में इस त्रिसूत्र आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में प्रतिपादित किया। इट्स द एक्सपेंशन ऑफ द डिसिप्लिन। काय बाल ग्रहोर ध्वंगा सल दष्टा चरा प्रसाद। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक्सपेंशन ऑफ द डिसिप्लिन। नेक्स्ट 7वां नंबर आता है साइंटिफिक मेथड ऑफ डायग्नोसिस। चरकबाज ऑफ ओपिनियन कि रोग माधव परिच्छेद है ततो अनंतर औषधम। ही बिलीव्स टू एग्जामिन द पेशेंट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द डिटेल्ड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज कंसर्न, because his treatment was basically focused on the patient oriented। पंच निदान के आधार पर उनका निदान करते थे और 4 जो माध्यम बताए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति को भी जोड़ दिया, जो प्रोह अनुमान प्रमाण है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायग्नोसिस के लिए भी। 8वां पॉइंट है स्पोन्टेनियस थ्योरी ऑफ हीलिंग। स्वभाव परमवाद के पोषक थे आचार्य चरक, इसीलिए उन्होंने हर बात में संशोधन चिकित्सा पे जोड़ दिया। हमारे आचार्य निगम साहब हैं, आप जानते हैं कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः जिता संशोधन हेतु न तेषां पुनरुद्भवा। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेचुरल हीलिंग पे विश्वास करते थे, नेचुरल रेजिस्टेंस पे विश्वास करते थे, इसलिए इन्होंने जो है स्वभाव परमवाद को बहुत स्थान दिया। 9th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग चरक हैज हाइलाइटेड रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद हाइलाइटेड बाय चरक इज मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेल्थी इंडिविजुअल। इट शोज द प्राइमरी एम्फेसिस फॉर द प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद इज ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हिच कैन प्रमोट द हेल्थ ऑफ द हेल्थी इंडिविजुअल। एज इट हैज बीन डिस्कस्ड स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु यद वृश्यम तद रसायनम। Charak has highlighted or described thousands of the rasayan drugs which are responsible to promote the health of the healthy individual. Then the last one is the scientific study of the drugs. You just imagine, औषधि सूक्त में हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन किया गया, हमारे यहाँ भेषज चतुष्क बताया और साथ साथ में साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन चरक ने किया। रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव कर्म के भेद से औषधियों की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया। ये चरक का मौलिक कंट्रीब्यूशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही हैज क्लासिफाइड द डिफरेंट कैटेगरीज। 50 महाकषाय वर्णन किए, जिन महाकषायों का क्लासिफिकेशन उनके कर्म के आधार पर किया गया। ये चरक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं चरक आज के परिप्रेक्ष्य में भी परम प्रासंगिक हैं और उन्होंने आयुर्वेद को जो दिशा प्रदान की है उस संदर्भ में हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और आज इस जयंती के अवसर पर पुनः महर्षि चरक को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आप सभी महर्षियों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपने व्याख्यान के द्वारा ऑडियंस को चरक के अवदान के बारे में अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय चरक, जय धर्मेंद्र। डॉक्टर जुनेजा, डॉक्टर जुनेजा। धन्यवाद सर। यस अगेन जैसा कि मैंने कहा, आपका हमेशा ही एक बड़ा मोटिवेशनल और बड़ा इंस्पिरेशनल टॉक रहता है। एंड आज भी आपने हमें काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस में इसके बारे में उल्लेख किया। थैंक यू सो मच सर अगेन। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ऑडियंस से जो जूम पर और जो फेसबुक पे हमें ज्वाइन करके इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आप स्पीकर का नाम लिख के प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए। जब सारे हमारे स्पीकर्स के सेशंस हम कंक्लूड कर लेंगे तब हम आपके क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको मेंशन करें। इसी कड़ी में आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ हमारे साथ। हाँ जी, राइट, डॉक्टर अशोक वार्ष्णे, आरोग्य भारती। मैं परिचय करा देता हूँ। हाँ, अवनीश पांडे, परिचय करा दीजिए।
नेक्स्ट स्पीकर के रूप में मैं स्वागत करता हूं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अपने आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब का। भाई साहब ने 1979 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। 1986 में आपने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1 year assistant professor during research work in same university. Since 1986 in social work as a RSS Pracharak, worked in cities like Allahabad, Lucknow and Kanpur. 15 years Prant Pracharak, in which 10 years in Jharkhand and 5 years in Kanpur Prant. Since 2012 working as National Organizing Secretary Arogya Bharati, an organization working for positive promotion of health and prevention of disease, headquartered at Bhopal, traveling length and wide throughout India. I cordially welcome भाई साहब, प्लीज ओवर टू यू भाई साहब। माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब। वेबिनार में उपस्थित इस वेबिनार के प्रणेता डॉक्टर जीएस तोमर जी, जो स्वयं में ही बहुत अच्छे विद्वान जानकार भी हैं और बहुत सारे विषयों के एक्सपर्ट हैं। हमारे अमेरिका से जुड़े डॉक्टर रामकृष्ण साहा जी, हमारे बहुत विद्वान डॉक्टर यूएस निगम जी, हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष आरोग्य भारती के डॉक्टर पवन गुप्ता जी पंचकुला से जुड़े हैं, डॉक्टर जीएस दुबे जी, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी, डॉक्टर डीपी आर्य जी, डॉक्टर बारा प्रसाद जी, डॉक्टर सुधांशु उपाध्याय जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र मनोचा जी से जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं। डॉक्टर हमारे अतुल वार्ष्णेय जी भी जुड़े हैं, हमारे प्रदेश प्रांत के सचिव हैं। डॉक्टर अनूप ठाकर जी जो वाइस चांसलर हैं गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के। ऐसे सभी गणमान्य बंधु भगिनीगण, सभी को नमस्कार। जैसा मेरे परिचय में जानकारी दी कि मैं बायोकेमिस्ट हूँ, मैं आयुर्वेद के सब बंधु भगिनियों के साथ रहकर वास्तव में कहूँ तो मैं आयुर्वेद के बारे में सीख रहा हूँ और धीमे धीमे मुझे कुछ जानकारी भी मिल रही है इस समय, जिसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। और पूरे देश भर में प्रवास करने के कारण से अलग अलग प्रकार के तंत्र भी देखने को मिलते हैं। महर्षि चरक के बारे में, उनकी चरक संहिता के बारे में डॉक्टर जीएस तोमर जी ने और हमारे पीयूष जुनेजा जी ने काफ़ी बता दिया, लेकिन तो भी थोड़ी सी जानकारी शायद रिपीट होगी। महर्षि चरक आयुर्वेद विशारद के रूप में भी विख्यात है और जैसा बताया कि चरक संहिता का उन्होंने प्रतिसंस्करण किया है। उपदेशक तो त्रिपुत्र पुनर्वसु ही है और जिसको ग्रंथ रूप में आकार दिया अग्निवेश जी ने, और कुछ चीज़ें जोड़कर और एक अच्छा व्यवस्थित स्वरूप चरक संहिता में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर रोग निदान और रोग निरोध जैसा कि महर्षि का जो क्षेत्र है वो तक्षा विश्वविद्यालय के आसपास रावी और व्यास नदी के बीच में कहीं मिलता है और वहीं पर उनकी शिक्षा भी हुई है, ऐसा जानकारी मिली है। एक जानकारी और ध्यान में आई मुझे कि 8वीं शताब्दी में इस चरक संहिता का अरबी में भी अनुवाद हुआ है, जिसके कारण से यह पश्चिमी देशों में आगे इसका विस्तार हुआ। यह ऐसा मूलभूत ग्रंथ है आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्यों के लिए कि जहाँ दोनों प्रकार की पद्धतियाँ इसमें हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में तो केवल रोग का निदान ही है, रोग निरोधक अवस्था नहीं है, क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नहीं है। और इसीलिए आज के समय में आयुर्वेद की जो बहुत बड़ी ताकत है, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, यह ही इतनी बड़ी ताकत है कि जो इसको विशेषता प्रदान करती है और केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में
उसका नाम इसके कारण से इसकी विशिष्टता जाहिर होती है। आरोग्य भारती क्योंकि इसी क्षेत्र में काम करता है, हेल्थ का पॉजिटिव प्रमोशन करना, डिसीज का प्रिवेंशन करना। और इसीलिए जैसे हम आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और बाद में आतुरस्य विकार प्रशमनम की चर्चा करते हैं, आरोग्य भारती में भी यही स्थिति ध्यान में आती है। पूरे देश में प्रवास करने के कारण से और कुछ 2-3 पहलू ध्यान में आते हैं मुझे, जो मैं चर्चा करना चाहता हूं। और वो है कि बहुत सारे ऐसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो प्रोफेसर हैं, हेड्स हैं, रिसर्च करते हैं, वे जब कभी भी आयुर्वेद की खिड़की को खोल करके देखते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि एलोपैथिक सिस्टम जहां समाप्त हो रहा है वहां से आयुर्वेद प्रारंभ हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग, और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं अभी तो कि जिन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, डीएम किया है और बाद में वे बीएएमएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और वैसा करते हुए वे दोनों की कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। जब कभी विवेचन करते हैं तो दोनों प्रकार से करते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से और देश के संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कई बार कहा करता हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स जब मिलते हैं तो कहता हूँ, ओपन योर विंडो, यू विल सी द ब्रॉडर ग्रेटर वर्ल्ड ऑफ द हेल्थ, which has a depth like ocean and height like sky, and as well as vision of well-being to human beings as well as the creatures. और हम अनुभव भी करते हैं कि वास्तव में जो अन्य प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, जिनका बहुत ज़्यादा आज अभी प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसमें आयुर्वेद कहीं आगे है। लेकिन आज विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो गई है कि उन्होंने जिस टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, वे जब आयुर्वेद के क्षेत्र में आते हैं और बाहर के वायुमंडल में जो एलोपैथिक सिस्टम को प्रधानता भी है, इसके कारण से आयुर्वेद में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी वो हमेशा मन के अंदर सोचता है कि अगर मेरे भी हायर मार्क्स आए होते तो मुझे भी एमबीबीएस में एडमिशन। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे चिकित्सक भी मिल जाते हैं उनको हतोत्साहित करने वाले। तो मुझे कई बार बहुत खराब लगता है कि हमारी इतनी बड़ी संपदा है, इतनी वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है, जो इतनी पुरानी प्राचीन ईसा पूर्व के 300 वर्ष पहले से जिसका वर्णन मिल रहा है, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, और वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही वैलिडेट है, उतनी वेरीफाइड है। अंतर इतना ही है कि हमारे एक्सटेंशन उस आज के टर्मिनोलॉजी में चाहिए। बल्कि तो मुझे कहीं लगता है जो बायोकेमिस्ट कि आगे आने वाले कालखंड में आयुर्वेद अति प्रभावी पद्धति रहेगी कि जो इस कोरोना कालखंड में इसके लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ कि केवल देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर भी जन सामान्य को भी, चिकित्सकों को भी, ब्यूरोक्रेट्स की भी, प्रबुद्ध वर्ग को भी, सभी को ध्यान में आ गया कि आयुर्वेद यह अपने में बहुत आगे है और केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। और इसीलिए अभी सर्वदूर आयुर्वेद से जुड़े हुए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए विषयों की चर्चा होती दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, और एक पहलू ध्यान में आता है मुझे, जैसे जैसे मैं संपर्क में आ रहा हूँ कुछ चीजें ध्यान में आती हैं। तो जो हमारे कुछ ऐसे अच्छे चिकित्सक बढ़ गए, वे अपने अभ्यास अनुभव के आधार पर नई नई रिसर्चेस तो कर रहे हैं, बढ़ भी रहे आगे। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ बेसिक चीजों को छोड़ दे रहे हैं, वो आगे की पढ़ाई करते हैं, बेसिक मूलभूत चीजों को कई बार छोड़ देते हैं, या पहले पढ़ते हैं और बाद में उनका उपयोग रेगुलर न होने के कारण से
वे उनको भूलते चले जाते हैं। मुझे ध्यान आता है कि जब मैं अपनी एमएससी कर रहा था 77 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सलाउद्दीन। वे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट भी थे, बहुत सीनियर प्रोफेसर थे। तो जब कभी हम लोग उनके चैम्बर में जाते थे तो उनके चैम्बर में एक पुस्तक खुली मिलती थी। तो हमेशा एक ही पुस्तक मिलती थी, वो पन्ना बदला हुआ मिलता था, लेकिन जब कभी जाते थे वही एक पुस्तक मिलती थी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो एक बार हम विद्यार्थियों के मन में इच्छा जागृत हुई और उनसे पूछा, सर हम जब कभी आते आपके टेबल पर एक पुस्तक हमेशा खुली मिलती है और कभी कभी आप इसका अध्ययन करते हो, ये है बायोकेमिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और आप तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि मैं रिसर्चर हूँ, वर्ल्ड फेम में का साइंटिस्ट हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स मुझे बराबर याद रहने चाहिए, भूल ना जाऊं। इसलिए मैंने एक संकल्प किया है कि मैं एक वर्ष में पूरी एक बड़ी पुस्तक फंडामेंटल से जुड़ी हुई उसको आद्योपांत उसका अध्ययन करता हूँ। मुझे मालूम है तो भी मैं रोजाना कुछ समय इस काम के लिए निकालता हूँ, कि जिसके कारण से कि मेरे फंडामेंटल्स हमेशा बराबर रिन्यूअल होते रहते हैं। इससे ही पूरे देश में प्रवास करते समय महाराष्ट्र में जब मैं परभणी में गया तो वहां पर मुझे ऐसे अच्छे आयुर्वेदाचार्यों का एक समूह मिला। डॉक्टर रत्नाकर लोंढे उसके संयोजक हैं। उन्होंने पिछले लगभग मेरा अनुमान है 2-3 वर्ष हो गए होंगे, एक 15-20 आयुर्वेदाचार्यों का एक समूह बनाया है। प्रतिदिन 1 घंटा देते हो। परभणी छोटा ही स्थान है। चरक संहिता की एक संहिता के वाचन करते हैं और उसका विवेचन करते हैं, चर्चा करते हैं, उस पर प्रतिदिन करते हैं, मॉडर्न कंटेक्स्ट में करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर एक दिन में पूरा नहीं हुआ, 1 घंटा पूरा हो गया तो मैं दूसरे दिन चर्चा करूं। तो मुझे लगा कि आज भी ऐसे लोग उपलब्ध हैं कि जो उन संहिताओं का आज की टर्मिनोलॉजी में चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। और भी ऐसे होंगे, मेरे ध्यान में एक वही आए। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ऐसे सभी विद्यार्थी, उनको गर्व होना चाहिए, बजाय इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के, उनको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया, कि जिसके कारण से वे आज भी और भविष्य में भी एक ऐसे स्थान प्राप्त करेंगे कि जो शायद जिस चिकित्सा पद्धति का एक विश्व एक बहुत अच्छा स्वर्णिम स्थान है और भी आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस चरक जयंती के अवसर पर अपनी बात समाप्त करते हुए इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी बंधु भगिनीगण को चरक जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, आयुर्वेद के क्षेत्र में सफल होते रहें। मुझे लगता है इतना ही मुझे कहना चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर वार्ष्णेय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप आयुर्वेद से नहीं है, फिर भी आपका उद्बोधन और आपका संबोधन हमेशा आयुर्वेद के उन पहलुओं को टच करता है। मैंने आपको कई बार सुना है। सो कई बार एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर हमें बहुत प्राउड और गर्व महसूस होता है कि आप जैसे महानुभावों का साथ हमें मिलता है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंसाइट, आपका दृष्टिकोण आई थिंक सर बहुत इम्पोर्टेंट है इस आयुर्वेदा की पैथी को पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच कि आप आरोग्य भारती के बैनर पे आयुर्वेद के परचम को हमेशा सुशोभित करते हैं। और इस चरक जयंती के अवसर पे मैं पूरी आयुर्वेदा कम्युनिटी के भी आपसे आपको अगेन एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमें अपनी गाइडेंस और सपोर्ट कंटिन्यूस प्रोवाइड करते रहें। डॉक्टर पांडे सर, अभी नेक्स्ट कड़ी में हमें डॉक्टर रामकृष्ण शाह जिन्होंने शिकागो से ज्वाइन किया है, और उनके बारे में आप थोड़ा मेंशन करें एंड फिर हम स्टार्ट करें। डॉक्टर तोमर सर, आप उनका परिचय कराएं। डॉक्टर तोमर सर। हाँ, ऐसा है कि डॉक्टर रामकृष्ण शाह साहब बेसिकली यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं
और आप WHO के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, WHO में भी मेंबर हैं, और साथ साथ में एक ग्लोबल हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है, उस योजना में जुड़े हुए हैं। और बेसिकली ये जो है न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप नेपाल को बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल कई वर्षों से आप शिकागो USA में हैं। और सबसे बड़ी बात, आप निरंतर हमारी आर्ष आयुर्वेद प्रथा के लिए एक उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जिस तरह से सन्नत होकर के हम लोग लगे हुए हैं। मैं इनकी इस निष्ठा को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने निश्चित रूप से आयुर्वेद को संपूर्ण अमेरिका के नागरिकों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो उपदेश है कि अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चैतानाम तुपस्दैव कुटुंबकम, तो ये संपूर्ण विश्व की जनता को आयुर्वेद ही नहीं, आयुष की विभिन्न विधाओं को वहां पहुंचा करके, और ये चाहते हैं किसी प्रकार से पीड़ित मानवता को लाभ पहुंचाया जा सके। इन शब्दों के साथ ऐसे महर्षि रामकृष्ण साहा साहब, जिनके साथ राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि आप शिकागो से महर्षि चरक की जयंती पर अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर रामकृष्ण साहा। प्रणाम सर। सबसे तो पहले हम तोमर सर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, और जो हमारे आयोजक ग्रुप हैं सभी को मेरा जो है कोटि कोटि प्रणाम। आज जो आप लोगों ने हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्रदान किए हैं यूनाइटेड नेशन को, और जो हम लोग इस चरक जयंती में भाग लिए हैं, ये मेरा जिंदगी का पहला है जो पहले बार हम चरक जयंती में भाग लिए हैं। तो चरक ऋषि चरक के हम जो है चरक के बारे में जितना भी बोलेंगे कम होगा, क्योंकि वो जो है उसको फादर ऑफ मेडिसिन, वो उनको जो है हम लोग जो है सो बहुत नाम से उसको जो हम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, उनके बारे में हम एक छोटा सा आप लोगों को कहानी बतलाते हैं जिसको खिस्सा कहा जाता है, लेकिन आज के जमाना में उस कहानी को हम लोग रिसर्च में हैं। पहले जमाना में इसको कहानी कहा जाता था। चरक के, जहाँ चरक के गुरुकुल था, जहाँ पर चरक का आश्रम था, वहीं पर एक स्वस्थ आदमी अपना घर का रिपेयर कर रहा था, और घर के रिपेयर करते हुए ऊपर से गिर के मर गया। मर जाने के बाद में उसको गुरुकुल में लाया गया। गुरुकुल में लाने के बाद में गुरुकुल को लोग बोले कि तो मरा हुआ आदमी, इसको तो दाह संस्कार कर देना चाहिए, क्यों आप ये मरा हुआ आदमी को यहाँ लाए? तो विद्वान चरक साहब कहे नहीं, पहले हम इसको देखने दीजिए, जांचे। वो कहे तो जिंदा आदमी है। सारे के सारे लोग हंसने लगे, ये तो मरा हुआ आदमी को चरक साहब कर रहे हैं, ये तो जिंदा है कहते। तो कहा आप थोड़ा देर रुकिए। उन्होंने क्या किया, अपने बगीचे में गया और बगीचे में जाके एक प्लांट का रस निकाला, रस को कूट के निकाला, और वो जो मरा हुआ आदमी था उसको मुख में उसको पिलाया। पिलाने के बाद में कुछ देर के बाद में वो आदमी जीवित हो गया। जीवित होने के बाद में जितने उसके शिष्य थे, जितने उसके अगल बगल के लोग सब थे, सब कहे सर आप तो जादू जानते हैं, आप इसको बचा लिए, ये जरूर मरा हुआ आदमी कैसे जीवित हो सकता है? तो चरक महर्षि चरक बोले कि देखिए ये आदमी मरा हुआ नहीं था, इसका रक्त संचार जो है धीमा हो गया था, और हमने जो दवा दिए हैं इससे इसको रक्त संचार प्रॉपर रूप में हुआ और जीवित हुआ। इसके लिए जो है ये आदमी मरा नहीं है। हमको दिखाई दिया, आप लोग देखे हैं कि मरा है करके, लेकिन मरा नहीं था। इसको जो है हम दवा देने के बाद में इसका जो है रक्त संचार, हार्ट गति सब ठीक हुआ, और ये जो है सो जीवित हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे उनका हजारों हिस्सा है, कहानी है, हिस्टोरी है, जिसको हम आज के युग में उसको रिसर्च बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में भी बड़े बड़े लोग पहले थे, जिन्होंने पहला नंबर पर कैलाश चरक, जिसे हम लोग महर्षि चरक कहते हैं, जिन्होंने चरक संहिता का डेवलप किया। उसी तरह
सुश्रित, जिन्होंने सुश्रित संहिता का डेवलप किया, बांग भट्ट जिन्होंने अष्टांग संग्रह का डेवलप किया, और चरक संहिता में वही एक ऐसा पहला आयुर्वेदिक का जो है सो बुक है जिसमें पूर्ण रूप से सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान का पूर्ण रूप से वर्णन किया है, जिसमें कि 120 भाग है। और इनको आज के युग में उन्होंने उसी समय, जिस समय चरक काल में ही उन्होंने 1 लाख मेडिसिनल प्लांट है जो संसार के सभी बीमारी को ठीक कर सकता है। हम लोग प्रकृति के साथ चले, हम लोग आयुर्वेदिक के साथ चलें। महर्षि का जो है उसका विचार था, और उन्होंने वर्ल्ड भर में, उनका जन्म ईसा पूर्व 300 में हुआ था इंडिया में। कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, इसीलिए उत्तराखंड आज आयुर्वेदिक से बहुत फेमस है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये विज्ञान को हम लोग वर्ल्ड में हर जगह फैलाएं, इंडिया में नहीं, हम लोग अमेरिका में, जापान में, स्विट्जरलैंड में, सभी संसार के सभी देश में मनाएं। और ये विद्या को जैसे अभी एक सर बोले थे कि ये हमारा जो है अभी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, संसार में लाखों लाख लोग मरे हुए हैं। हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक से दूर जा रहे हैं। इसका फल क्या है कि हमें जो है रोगों का जो है आक्रमण हो रहा है, और हम लोग का मोर्टालिटी, हम लोग का मोर्बिडिटी हम लोग का घट रहा है। इसीलिए हम लोग जो है आयुर्वेदिक को साथ लेकर चले। और आज ये चरक जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे फेसबुक से जो लाइव सहभागी हुए हैं, जितने हमारे गुरु वर्ग हैं, सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आपने इस तरह का हमें सौभाग्य दिए, इसी तरह का प्रोग्राम में कभी भी आप लोगों को मेरा जरूरी पड़े, हमें सेवा करने का मौका दे और ये विद्या को संसार में फैलाने का मौका दे, तो हम अपना को बहुत आभारी समझेंगे। इतना कहते हुए हम आज अकबर को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सभी सर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम। धन्यवाद सर, एंड थैंक यू सो मच। हमें ये पता है कि आज रात के आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम है वहाँ पे, और इतनी एनर्जी, इतने मोटिवेशनल आपने एस्पेक्ट में डिस्कशन किया। सो इतना आसान नहीं है, हम जानते हैं आपका एक शेड्यूल है, आप उसमें बिजी हैं, फिर भी आपने इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड डेफिनेटली आपने जिन एस्पेक्ट्स के बारे में आज चर्चा की उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड प्लीज़ हमें कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहें, एंड हम कलेक्टिवली आयुर्वेदा को अपलिफ्ट करें, यही हम सबका उद्देश्य है। थैंक यू सो मच सर अगेन, एंड स्पेशली थैंक्स कि आप इतना लेट भी हमारे साथ बने रहे यूएस से। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अनूप ठाकर साहब। हाँ, मैं एक्चुअली उन्हीं को सर्च कर रहा हूँ सर को ना, वो पहले थे हमारे साथ। हाँ, आगे सर, आगे। वेलकम सर। एक सेकंड जरा, मैं डॉक्टर अनूप ठाकर साहब के सारे बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि एक आयुर्वेद के इस महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करने के बाद भी एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि आपको मैंने जब भी आग्रह किया होगा, आप किसी बिना किसी कारण के, उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया कि मैं आपके कार्यक्रम में निश्चित उपस्थित होऊंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस समय बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक पद पर हैं और बहुत अच्छा कार्य देख रहे हैं, काफी व्यस्तता है आपकी। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप चरक के अवदान के संदर्भ में हमारे जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को अवगत कराने की कोशिश करें। प्रोफेसर अनूप ठाकर जी।
थैंक यू तोमर सर फॉर वेरी नाइस वर्ड्स फॉर मी। वो आपका प्यार है जो ये सब कह रहा है। बाकी मैं तो एक आयुर्वेद का विद्यार्थी मात्र हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आयुर्वेद को दे सकूँ वो मेरा ऋण कम हो। प्रोफेसर आज के संभाषण में प्रोफेसर GS तोमर जी, प्रोफेसर US निगम सर, अशोक वार्ष्णेय जी आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, डॉक्टर रामकृष्ण शाह फ्रॉम USA एंड डॉक्टर वारा प्रसाद फ्रॉम USA, प्रोफेसर YK शर्मा फ्रॉम द पपरोला, डॉक्टर एंड डॉक्टर रंजना जी फ्रॉम BHU, डॉक्टर आर्य फ्रॉम विश्व आयुर्वेद मिशन एंड डॉक्टर अश्विन पांडे जी आरोग्य भारती काशी प्रांत, डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी जो आज के संयोजक हैं, और डॉक्टर नवीन जोशी जी एंड अदर डियर फ्रेंड्स। अभी अशोक जी कह रहे थे कि अतुल वार्ष्णेय जी भी जुड़े हैं, तो सबका नमस्कार और सबको चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आज हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनको भी चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये प्रोफेसर तोमर सर ने जो आयोजन किया है सही में प्रशंसा के पात्र है। मैं ये कहूँगा कि जामनगर तो आप सबको विदित ही है कि कंसीडर एज अ सीट ऑफ चरक संहिता। पहले से जामनगर जो है वो चरक संहिता को अनुसरण करता रहा है। इवन इन 60s तब के जो महाराजा थे जामनगर का, जो रॉयल फैमिली था, और उनके रॉयल फिजिशियन थे डॉक्टर PM मेहता, उन्होंने तब चरक संहिता में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने जब पढ़ा, जो हमारे वार्ष्णेय जी, अशोक जी ने भी कहा उनके वक्तव्य में कि मॉडर्न डॉक्टर जो पढ़ते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उस समय भी उन्होंने जब उसको पढ़ा और उतने प्रभावित हुए कि गुलाबपुरा सोसाइटी ने और तब के राज परिवार ने चरक संहिता का ट्रांसलेशन करवाया कि जिससे कि मॉडर्न और दूसरे लोग संस्कृत में वो इसको समझ सके, और तब गुलाबपुरा ने प्रथम ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ चरक संहिता वाज डन एट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो आज भी ऑथेंटिक माना जाता है। और चरक संहिता के बारे में आप सब जानते हैं कि शायद जो हमारे वैद्य बोलते हैं उससे ज्यादा मणिपाल के पद्म भूषण डॉक्टर PM हेगड़े जी ज्यादा बोलते हैं, और डॉक्टर वलियाथन जो कि एक्स डायरेक्टर जनरल DST, तो वो हाँ शर्मा जी अपनी कमेंट्स लिखी। तो जो भी डॉक्टर या जो भी रिनाउंड पर्सन जो कि विज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को समझता है, वो जब चरक संहिता पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे ये कितना जबरदस्त लिखा है इतने सालों पहले। ये उनको ये नहीं समझ में आता कि हाउ ही कैन राइट दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स। और चरक संहिता मित्रों, ये ऐसा नहीं है कि चरक संहिता ठीक है, चरक BC 100-200 के माने जाते हैं, पर मेरी समझ से चरक संहिता किसी एक व्यक्ति की लिखी हुई चीज नहीं है। वो परंपरा से एक चरक संप्रदाय ने जो बहुत सालों तक, सदियों तक जो काम किया, क्लिनिकल एंड अदर रिसर्च, ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड ऑल दोज रिसर्च, उनको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया वो चरक संहिता है। आप सबको शायद विदित भी हो कि चरक संहिता में कहा जाता है कि ओरिजिनली 1 लाख श्लोक थे, और आज हमारे पास जो चरक संहिता उपलब्ध है उसमें मात्र 12,000 श्लोक है। तो बहुत बड़ा पोर्शन तो मिसिंग है। हमारे वहाँ 8-10 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रिया से एक हिस्ट्री में रिसर्च करने वाला बंदा आया था। वो डॉक्टर थे, PhD थे, एंड वो चरक संहिता की हस्तप्रतों को ढूंढ रहे थे विश्व भर में, और उन्होंने कहाँ से कलेक्ट की थी, और उस पर उन्होंने शायद अभी उनका वो स्टडी खत्म भी हुआ है एंड इज गोइंग टू पब्लिश समथिंग अबाउट दैट। पर मैं समझ रहा हूँ कि चरक एक संप्रदाय था, और
वो भ्रमण करते रहते थे। हो सकता है उनका स्टेशन जो ये कह रहे हैं कि रावी और पंजाब बहुत रहा हो, पर शायद वो पूरे विश्व से कांटेक्ट है, क्योंकि चरक खुद बोलता है कि इस प्रदेश में ये, उस प्रदेश में ये, इसकी ये विशेषता, इसकी ये विशेषता, वो बिना गए नहीं हो सकता। तो वो पूरा संप्रदाय था। और उन्होंने जो लिखी है, उन्होंने खुद ने कहा है कि यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो सामान्य बुद्धि वाले वैद्यों के लिए है। विशेष बुद्धि रखता हुआ वैद्य जो है वो इस सिद्धांत को समझ के अपने हिसाब से अपने समय अनुकूल उसका इंटरप्रिटेशन करेगा और आगे इंटरप्रेट करेगा। उन्होंने तब भी कहा, इतने विजनरी थे, कि जो वैद्य सिर्फ एक शास्त्र के ऊपर आधारित रहता है वो कभी बहुत सफल चिकित्सक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सांप्रत जो भी विज्ञान हो, उस विज्ञान को भी हमें ध्यान में लेना होगा, उसके ज्ञान को भी सम्मिलित करना होगा, और तभी आप संपूर्ण चीजों को समझ पाएंगे। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे व्हाटएवर हो, या मॉडर्न साइंस हो, या उसकी टेक्नोलॉजीज हो, वी हैव टू एडप्ट। वो चरक कह के गए, कितने विजनरी थे समझो। उन्होंने सूत्र 30 में ये कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो लिखा है वो हर जगह लागू होता है, और यहाँ जो नहीं लिखा वो दुनिया में कहीं नहीं है। और वो क्यों? उन्होंने सब चीज के प्रिंसिपल्स कहे, ये विशेषता थी, सिद्धांत कहे, और सिद्धांत, उनके सिद्धांत आज भी शाश्वत है। उन्होंने कोई चुटकुले नहीं बताए, उन्होंने कोई 4 फॉर्मूला नहीं बताए। फॉर्मूला उन्होंने कही कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। बुद्धिमान वैद्य अपने हिसाब से इस सिद्धांत को पकड़ के आगे सोचेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ चरक। और इसीलिए इतने सालों के बावजूद भी, इतने हमारी संस्कृतियों पे इतने हमले हुए, इतना सब हुआ, उसके उपरांत भी चरक आज भी उतना प्रस्तुत है और अभी भी वो व्यवहार में है। हाँ, अष्टांग हृदय उन्होंने चरक और सुश्रुत को मिक्स करके हमारे सामने थोड़ा सा सरल, जो बहुत विद्वान नहीं है, और उनके लिए कहा। और हम आज कहते हैं, जो हमारे तोमर साहब ने कहा कि भाई निदाने माधवम श्रेष्ठम चरक चिकित्सते, पर मेरे गुरु बघेल साहब ये कहते रहते हैं, और वो मैं चीज मानता भी हूँ कि हम निदाने माधवम श्रेष्ठ कहते हैं। भाई माधव खुद कहते हैं कि मैंने तो ये सब अल्पमति वाले वैद्यों के लिए कंपाइलेशन करके दिया है। तो उन्होंने तो इधर उधर से थोड़ा कंपाइल किया है, जबकि चरक तो समुद्र है, और वो समुद्र में जो गोता लगाता है उसको धीरे धीरे समझ में आता जाता है कि इसमें कितना बड़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे साथ हम एक कार्य कर रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर आईपीजी टेंडारे ने MOU किया है। डॉक्टर गोपाल वशिष्ठ करके हैं, यूएसए से हैं, शायद रामकृष्ण साहा जी जानते हो। ही इज अ रूमेटोलॉजिस्ट, और उन्होंने पूरी जिंदगी रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करी, और वो पॉलिटिकली आल्सो ही वाज स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग ओवर देयर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही हैज अर्नड अ लॉट इवन। और वो हमारे वहाँ 2000 के समय में डॉक्टर कुरूप थे, तब जो इंटरनेशनल सेमिनार्स होते थे उसमें आते रहते थे। तो हम लोगों की चर्चा रहती थी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हुआ था, तो रात को कभी देर तक बैठ के चर्चाएं होती थी। और फिर उनको हम कहते थे कि ये रूमेटोलॉजी में आप जानते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में मॉडर्न साइंस के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और सो वो चर्चाएं करते थे, और हम लोग उनको कहते थे कि ये किया जाए, वो किया जाए, जो कि यूएस में भी हो सकता है विदाउट मेडिसिन, इवन निदान परिवर्जन और दूसरी होम रेमेडीज। और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उन्होंने खुद पे आजमाई चीजें, और उनको लगा कि ये तो अद्भुत विधा है। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो चर्चा करते थे तो ये कहते थे कि मैंने चरक में ये पढ़ा, तो हम कहते थे कि नहीं, चरक में ये नहीं, आप जो कह रहे हैं ऐसे नहीं लिखा, इस तरह से लिखा है। तो वो कहते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं लिखा। तो हमने कहा कि इसलिए ऐसा होता है कि संस्कृत का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं चरक का, वो एकदम एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं दे रहा है, मीन्स ऑथेंटिक नहीं है। तब उनको ख्याल आया कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जो कि आयुर्वेद का नहीं है, जो संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं है, जो इंडियन फिलोसॉफी को समझता नहीं, और वो चरक पढ़ना चाहता है, तो क्या करेगा। और देन ही इन्वेस्टेड मनी, उन्होंने उसको मिशन के रूप में लिया, और उन्होंने एक FHAD करके ट्रस्ट की स्थापना करी, और उन्होंने चरक का ट्रांसलेशन शुरू किया। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी
जोर से जुड़ी, उसमें शुरुआत BHU से हुई और आज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द चरक और लॉर्ड धन्वंतरी, चरक संहिता का ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं और भारत भर के विद्वानों को उसमें सम्मिलित किया गया और अलग अलग चैप्टर को, और उस पे हमने टिप्पणियां भी की हैं। आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो अभी फ्री में उपलब्ध है चरक संहिता online.com और उसके 50 देशों से व्यूअर है आज की डेट में, और वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द विकिपीडिया कि आप भी उसमें चाहें तो आपके सजेशन दे सकते हैं। जो अभी पीयूष जी जो सुना रहे थे कि विकी में चरक का दिया है, तो एक्चुअली विकी क्या है वो हमें समझना चाहिए। विकिपीडिया में कोई लिखने वाला नहीं है, आप जो इनपुट देंगे वो विकिपीडिया पे रिफ्लेक्ट होगा, तो जिसने जो बोला वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ। तो उसी फॉर्म में हमने चरक संहिता ऑनलाइन को किया है कि भाई तोमर साहब को लगे कि ये जो श्लोक का ट्रांसलेशन हुआ है और उसमें मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो उनका भी पॉइंट वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। उस फॉर्मेट में हम चरक संहिता को डेवलप कर रहे हैं और ही सिंगल हैंडेडली हैड अभी तक शायद 50 लाख से भी ज्यादा, मैं शायद कम कह रहा हूँ, ही हैज स्पेंडेड for this and he is ready to spend any amount of money, ये and he is a modern physician। तो ये जो चरक संहिता में ऐसा क्या है कि जो पढ़ता है उसके ऊपर जादू छा जाता है, और वो ये है कि उसकी सिंप्लिसिटी, चीजों को स्ट्रेट वे में कहना, और जहां चरक को लगा, महर्षि चरक को लगा कि ये इसमें पढ़ने जैसा नहीं है या मैं इसमें सहमत नहीं हूं या मैं इसमें स्पष्ट नहीं हूं, वहां उन्होंने कह दिया। अनलाइक आज के हम आयुर्वेद के स्कॉलर जो कि लगे रहते हैं कि मैं मानता हूं वही सही है, अनलाइक टू देयर, उससे उलट उनका बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच था। और जो चीज उनको लगे कि ये भाई ये मेरा अधिकार नहीं, तो कह देंगे कि ये मेरा अधिकार नहीं, ये सुश्रुत का अधिकार है। जहां उनको लगे तो भी वो कह देते कि हमें ये लगा, ये हमने लिखा है, अन्य लोगों ने ये लिखा है, आप तय करो सही क्या है। एंड जो तोमर साहब ने शुरू में बताया कि वो संभाषाएं बहुत किया करते थे और संभाषाएं होती रहती थी, सभी के मत लिए जाते थे, सब साइंटिस्ट ही थे। वो ऋषि क्या है हमारे, वो साइंटिस्ट ही है, संस्कृत नाम है ऋषि। तो वो साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे और वो जो उनके मंतव्य होते थे और फिर एक व्यक्ति उसको कंक्लूड करता था और वो इम्प्लीमेंट होता था, सबको एक्सेप्ट होता था। हम सब जानते हैं कि दोष 3 है, वो कैसे एक्सेप्ट किया गया, वो बाकी सब कैसे एक्सेप्ट किया गया, वो चरक संहिता में वर्णन है। और उन्होंने इवन ये कहा कि चिकित्सा करना जो है ना, वो तो कनिष्ठ चीज है। आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब कि आपका अपने प्रज्ञा पे काबू नहीं है, आपका आपकी बुद्धि पे काबू नहीं है, आपने प्रज्ञापराध किया और तब आपका दोषों का प्रकोप हुआ और तब आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ी। और वहां वो भी तब कि शुरू में संचय प्रसर प्रकोप से आगे निकल गए आप, तब आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ी। संचय में ही हमें पता चलने लगता है कि भाई ये हो रहा है, आप निदान परिवर्जन कर दो, ठीक हो जाएगा। पर हम सब चीजों को आगे लेते मीन्स इग्नोर करते निकल जाते हैं, तब डिसीज होता है। और इसलिए चरक ने कहा कि चिकित्सा करनी पड़ती है तो वो तो कनिष्ठ चीज है, हमको पहले ही इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। और उन्होंने जो भी चीज, मैं किस चीज के लिए बताऊं कि क्या है, अद्भुत है। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप चरक में जाओ, आचार रसायन पढ़ो, आप उनके सूत्र स्थान के कुछ अध्याय पढ़ो, आपको लगेगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां मिल गया। आप सोशल प्रॉब्लम है, आप सूत्र स्थान पढ़ो, आपके सोशल प्रॉब्लम्स का चरक में से सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके फिजिकल प्रॉब्लम का तो मिलेगा ही मिलेगा। आप इफ यू वांट टू नो हाउ टू लिव द लाइफ फिजिकली एंड मेंटली बोथ, ही सेज कि हाउ टू लिव द लाइफ। अगर जो हम ये कहते रहते हैं ना कि वो मैक्स मूलर ने वो गीता पढ़ी और वो सर पे लेके नाचा, अगर उन्होंने चरक पढ़ा होता तो पता नहीं क्या किया होता उन्होंने। गेटे ने, सॉरी नॉट मैक्स मूलर, पर गेटे ने गीता पढ़ी और वो सर पे लेके नाचा था। तो अगर चरक संहिता पढ़ी होती, क्योंकि तब ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं होगा, अगर पढ़ी होती तो पता नहीं उनका क्या होता। तो चरक संहिता तो आज भी आप जब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अभी भी प्रस्तुत है, हर विषय उसमें जो लिखा गया है वो आज भी फिजिबल है, पॉसिबल है और इतना ही व्यावहारिक है।
ये उनकी विशेषता रही और इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत अनादि अनंत है, क्योंकि वो प्रिंसिपल बेस्ड है। वो चीजों को लेके नहीं चलता, सिद्धांतों को लेके चलता है। और आयुर्वेद सिद्धांतों के आधारित है, चरक संहिता भी सिद्धांतों के आधारित है, इसलिए ही वो अनादि अनंत और शाश्वत है और आज भी प्रस्तुत है। और चरक संहिता के बारे में मैं बोलूँ तो घंटा भर बोल सकता हूँ, क्योंकि एंडलेस है सब्जेक्ट में, मैं बहुत नहीं जाऊँगा। और बहुत सारे हमारे साथ विद्वान वक्ता भी हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे इसके बारे में। पर मैं इतना कहूँगा कि एक चीज़ कही जाती है चरक संहिता के बारे में कि जब भी आप पढ़ो तो आपको लगता है कि कुछ नया मिल रहा है, और ये इसलिए होता है कि वो एक तो अगाध है ही है, और दूसरा कि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा समझ का दायरा बढ़ता जाता है, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कहते हैं वो बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है। और इस वजह से हम जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं हमको लगता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है तो कि ये हमें कुछ नया दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि सिंपल सी एक आपने मूवी देखी है, आपने अगर वो 25 साल की उम्र में देखी है और अब अगर आप 50 साल की उम्र में वही मूवी देखते हो तो आपको लगता है अरे यार वो ये चीज तो मैं तब नहीं समझ पाया था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इस डायलॉग का मीनिंग क्या है। सो सेम थिंग इज विद चरक संहिता। मैं आज 50 साल की उम्र में पढ़ूंगा, अगर उसको 75 में पढ़ता हूँ तो मुझे उसके मायने अलग नजर आएंगे, क्योंकि मेरा चीजों को देखने का नजरिया विस्तृत हो गया, बदल गया। सो चरक संहिता डियर फ्रेंड्स ऐसी चीज है कि आप अगर उसके साथ जिंदगी भर जुड़े रहें तो कभी भी आप भटकेंगे नहीं रास्ता, कभी भी आप गलत नहीं होंगे। आपका जो भी प्रश्न हो, सामाजिक, पर्सनल, साइकोलॉजिकल या रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस, ऑल द सॉल्यूशन यू विल गेट फ्रॉम द चरक संहिता। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रेट। हम जितना भी आभारी हो उतना कम है। एज अ पर्सन, as a humanity, as a Ayurvedist and as a society, we are thankful to चरक संप्रदाय एंड चरक जितने भी रहे उनके, कि हमें ये अद्भुत विधा की उन्होंने भेंट करी। और इसी वजह से शायद हमारा सोसाइटी आज भी स्वस्थ है। अननोइंगली नोइंगली हम चरक के ही सिद्धांतों को हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे खाने में फॉलो कर रहे हैं। हम जितना उसको समझ के जितना लोगों के समक्ष ले जाएंगे उतना ही हम लोक कल्याण के भागी होंगे। ये कह के मैं मेरा वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ, और मैं तोमर जी और सभी जो हमारे आज के वक्ताओं हैं उनका आभारी हूँ, और मुझे यहाँ मेरा मंतव्य व्यक्त करने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अनूप ठाकर डायरेक्टर हैं गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर में,